हर रविवार की तरह आज भी घर में कुछ खास होने वाला है। रसोई में माँ व्यस्त है, बेटा नाश्ते के इंतजार में है और दादी आज कुछ पुरानी यादें लेकर आई है। दादी माँ, कब तक नाश्ता बनाएंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा सब्र तो रखो, संडे का नाश्ता तो खास होता है। जब तेरी माँ तेरे जितनी छोटी थी तब मैं भी ऐसे ही पकौड़े बनाती थी। अच्छा, तब मैं कैसा था दादी? दादी की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे वक्त की सुइयां पीछे घूम रही हो। हर संडे को यही पकौड़े, यही शिकायतें, पर माँ और रवीन दोनों को खुश देखना, बस यही तो सुकून है। शिवानी को भले थकावट हो, लेकिन परिवार की खुशी के लिए वो हर संडे को रसोई में जादू करती है। वाह, पकौड़े! माँ, सबसे पहले मैं खाऊंगा। अरे नहीं, पहले मैं चखूंगी, फिर बताऊंगी कि तेरी माँ आज भी मेरे बराबरी कर पाई या नहीं। अरे माँ, अब आपकी बराबरी कोई कर सकता है क्या? तीनों एक साथ बैठकर पकौड़ी खाते हैं। दादी पुरानी बातें सुनाती है, रोबिन हंसता है और शिवानी उसकी आंखों में संतोष है। हर रविवार ऐसा नहीं होता, पर जब परिवार साथ होता है तो पकौड़े भी त्योहार लगते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों में मिठास घोलती है। हर रविवार ऐसा नहीं होता, पर जब परिवार साथ होता है तो पकौड़े भी त्योहार लगते हैं। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों में मिठास घोलती है। अरे बेटा, अब यही समय है जो यादें बनाता है, इन्हें संजो कर रखना। मैं तो हर संडे ऐसा ही मनाना चाहता हूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश करती रहूंगी। संडे की रसोई खत्म हो गई, पर जो स्वाद बना वो जीवन भर रहेगा, क्योंकि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, हर रोज साथ रहने का जश्न है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा परिवार के साथ रहना चाहिए और एक दिन संडे को टाइम निकाल के अपने परिवार के साथ खुशी मनाना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और एक दिन संडे को समय निकाल के खूब सारी मस्तियाँ करनी चाहिए। पुराना संदूक। पुराना हवेली का कमरा, बरसों से बंद पड़ी वह हवेली आज फिर से खुली थी। धूल की परतें, जाले और खामोशी, हर चीज जैसे अपनी एक कहानी कह रही थी। राधा और पूजा, दो बहनें अपने नाना की वसीयत के बाद इस हवेली में आई थी, और साथ में था पूजा का पति यानी अर्जुन। याद है पूजा, हम लोग बचपन में यहाँ छुपन छुपाई खेला करते थे। अरे हाँ राधा, और नाना जी हमेशा कहते थे कि इस हवेली में रहस्य छुपे हैं। चलो जल्दी निपटाओ, न जाने कब बिजली चली जाए। ये जगह अजीब सी लगती है। हवेली के अंदरूनी कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। दोनों बहनों की नजर उस पर गई। संदूक पर जंग लगा था, लेकिन ताला टूटा हुआ था। राधा ने हिचकिचाते हुए ढक्कन को उठाया। ये देखो पूजा, इसमें तो चिट्ठियां हैं, और वो भी नाना जी के लिखाई में। फिर पूजा चिट्ठी पढ़कर राधा को सुनाने लगी। प्रिय बेटियों, अगर यह चिट्ठी तुम तक पहुंची है तो इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा, लेकिन मेरा एक रहस्य है जो तुम्हें जानना चाहिए। चिट्ठियों में नाना जी ने लिखा था कि हवेली में एक पुराना तहखाना है जिसमें उनके जीवन का सबसे कीमती खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीनों ने मिलकर हवेली की तलाशी ली। एक पुराने कालीन के नीचे छुपा फर्श का हिस्सा जमीन से अलग था। राधा ने उस पर जोर डाला और तहखाने का रास्ता खुल गया। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। नाना जी भी किसी हीरो से कम थोड़ी थे। अंधेरे में टर्च की रोशनी ने दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां को उजागर किया। एक लकड़ी के बक्से में नाना जी की डायरी और कुछ पुराने जीवन रखे हुए थे। ये खजाना सिर्फ धन का नहीं, उनकी यादों और सोच का भी है। अब समझ आया कि नाना जी क्यों कहते थे कि हवेली छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। तीनों ने मिलकर फैसला किया
कि हवेली को नहीं बेचेंगे, वे इसे एक संग्रहालय में बदलेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां नाना जी के विरासत को समझ सके। ये हवेली एक सिर्फ ईंट और दीवार का नहीं, एक कहानी है हमारे नाना जी की और इस खजाने की, और हम इसके रक्षक हैं। पुराना संदूक अब बंद नहीं था, वो खुल गया था, जैसे यादों, रहस्यों और प्यार का एक दरवाजा हो। बच्चों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलता है कि बुजुर्गों का दिया हुआ विरासत के बारे में समझे और जाने। छोटे से गांव में खुशी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दिन रात दूसरों के घर में काम करती थी। खुशी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, लेकिन गरीबी उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। अरे खुशी की माँ, लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करोगी? मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दो। वैसे भी लड़कियों को तो काम ही है चूल्हा चौका करना। नहीं कोमल जी, मेरी बेटी पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। माँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी और सबको जवाब दूंगी। स्कूल में जूही मैम सभी बच्चों को अपने मोहब्बत के बारे में बता रही थी। बच्चों, हालत कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सपनों का पीछा करना मत छोड़ना। मेहनत करने वालों की किस्मत खुद बदलती है। मैम, क्या मैं कभी शहर जाके पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं खुशी, अगर तुम ठान लो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उस दिन खुशी के मन में उम्मीद की किरण जगी। खुशी की माँ ने अपनी मेहनत दुगुनी कर दी और सिलाई का काम भी सीखा। खुशी स्कूल के बाद माँ के कामों में हाथ बटाती। इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी? फिर भी यहीं गांव में रहोगी। लड़की को तो ज्यादा सपने नहीं देखना चाहिए। कोमल आंटी, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगी और आप गर्व से मेरा नाम लेंगी। स्कूल में स्कॉलरशिप की परीक्षा का ऐलान हुआ। जूही मैम ने खुशी को रात दिन पढ़ाया। परीक्षा का दिन आया। खुशी, मेहनत पे भरोसा रखो, डरना नहीं। तुम्हारे लिए पूरी स्कूल की उम्मीदें जुड़ी है। मैम, मैं पूरी जान लगा दूंगी। खुशी ने कठिन परीक्षा दी। दिन बीते और फिर आया रिजल्ट। स्कूल में सब जमा थे। जूही मैम के हाथ में रिजल्ट लिस्ट थी। अरे बच्चों, इस बार की टॉप स्कॉलरशिप खुशी ने जीती है। मैंने कर दिखाया माँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मुझे माफ करना बेटी, अब मैं हर लड़की को पढ़ने के लिए कहूंगी। खुशी शहर गई, पढ़ाई की और बाद में एक बड़ी अफसर बनी। माँ ने पूरे गांव में सबसे ऊंचा सिर उठाकर चलना सीखा और कोमल आंटी ने भी अपने बेटियों को स्कूल भेजा। सपनों को छोटा मत समझो, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो लड़कियां भी आसमान छू सकती है। कभी कभी एक ही घर की औरतें ही औरतों का दुख नहीं समझ पाती। इस कहानी में ऐसी ही एक माँ है जिसकी सेवा का हक उसकी बहू से कहीं ज्यादा उसकी बेटी ने निभाया। आय राम, ये कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी बात कौन सुने। मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। खाना खुद गरम कर लीजिए और कपड़े भी प्रेस करने को मत बोलिएगा। बेटी नीतू कुछ महीनों बाद अपने मायके आई थी। घर की हालत और माँ की चुप्पी ने उसे बेचैन कर दिया। माँ, क्या बात है और आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस उम्र का असर है। माँ, अब मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? नीतू ने धीरे धीरे माँ का दिनचर्या देखी और बहू कविता का बर्ताव भी समझा। उसने एक योजना बनाई। भाभी, माँ बहुत थक जाती है, क्यों ना हम काम बांट ले? ऑफिस से लौटकर थोड़ा समय तो आप भी दे सकती हैं। आप तो 2-3 दिन की मेहमान हैं, आपको माँ की चिंता अब हो रही है। मैं हर दिन की मेहमान होती अगर आप उनका ख्याल हमेशा रखती। एक दिन माँ बेहोश हो गई। कविता घबरा गई और नीतू का फोन आया। अस्पताल में माँ के लिए जब बहू और बेटी दोनों बैठे थे, तब कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीतू, मैंने माँ को कभी माँ की तरह नहीं समझा।
बस सास मानकर दूरी बना ली। अभी भी समय है भाभी, माँ को माँ समझो तो घर मंदिर बन जाएगा। अब माँ अकेली नहीं है, बहू कविता ने सेवा का बोझ नहीं सम्मान समझा और बेटी नीतू फिर लौट गई माँ को सुकून देकर। अब लगता है कि मैं भी किसी की जरूरत हूँ, वरना तो मैं घर की बस पुरानी दीवार बनकर रह गई थी। सेवा करना सिर्फ बेटी का कर्तव्य ही नहीं, बहू का भी फर्ज है। अगर घर में औरतें एक दूसरे की भावनाएं को समझ जाए तो सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा बन सकता है। एक पुराने कस्बे की हवेली में 3 औरतें रहती थी, सरिता देवी और उनकी 2 बहुएं। सरिता ने अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बहुओं को ही बेटी माना, पर वक्त के साथ रिश्तों में बदलाव भाव दिखने लगे। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। सरिता देवी तुलसी को पानी दे रही थी। हे तुलसी मैया, मेरी बहुओं की जोड़ी बनी रहे, बस तुमसे यही मन्नत है। माँ जी, ओ माँ जी, ये लीजिए चाय। देखिए नैना आज भी देर से उठी है। कोई बात नहीं बेटा, नई पीढ़ी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नैना, ओ नैना, थोड़ा सा माँ जी के साथ बैठ जाया करो, वो बहुत अकेली हो गई है। रेखा दीदी, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, बिजनेस प्लान पर काम कर रही हूँ। रेखा चुपचाप बाहर चली जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। खाने की थाली पर तीनों बैठी थी। सरिता ने प्यार से परोसा। नैना बेटा, तेरे लिए आलू का पराठा बनाया है, तू तो बहुत पसंद करती है ना। माँ जी आप ही खाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है। सरिता ने एक गहरी सी सांस ली, पर कुछ कहा नहीं। आंगन में दोनों चुपचाप बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी। माँ जी, आपको एक बात बोलूं, क्या आपको बुरा नहीं लगता नैना के व्यवहार? बुरा तो लगता है बेटा, पर क्या करे, वो पराया दर्द है। तेरी चुपचाप सेवा मेरी असली दौलत है। माँ जी, आपने हमेशा मुझे बेटी कहा, पर शायद मैंने कभी खुद को उस लायक नहीं समझा। अगले दिन नैना का बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। रेखा दीदी, आपने वाईफाई का पासवर्ड क्यों चेंज किया? नैना, तुमने ध्यान नहीं दिया, पिछले 2 दिन से बिल बकाया है। माँ जी ने अपने गहने गिरवी रख के पैसे दिए हैं। नैना चौंक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने केवल लिया है, कुछ दिया नहीं। रात को नैना सरिता देवी के पैरों में बैठी थी। माँ जी, मैंने आपको कभी माँ माना ही नहीं, बस आपके घर को सुविधा को समझा, मुझे माफ कर दो माँ जी। अब भी वक्त है बेटा, ममता और मोह का फर्क समझ लो। मोह खुद के लिए होता है और ममता अपनों के लिए होता है। अगली सुबह तीनों महिलाएं साथ में बैठकर पूजा कर रही थी। सरिता के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रिश्तों के धागे फिर से जुड़ रहे थे। रिश्तों को निभाने के लिए केवल खून का ही रिश्ता नहीं, बल्कि भावनाओं का भी रिश्ता बहुत जरूरी होता है। ममता, समझदारी और समय, यही परिवार को जोड़ने की असली पूंजी होती है।